है द रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का अभी तक के हमने जब बचपन में सीखा है कि भाई रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन सीखा है। द एप्लीकेशन क्या रहता था, उसका एप्लीकेशन रहता था कि भाई उसको यूज़ कैसे करते हैं, रोल्स थ्योरम को यूज़ कैसे करते हैं। इन जनरल रोल्स थ्योरम कहता क्या था कि भाई कोई भी एक रोल्स थ्योरम का यूज़ कैसा रहता था कि भाई कोई भी दो पॉइंट है, दो ग्राफिकली अगर अपन समझे तो उसका अपन यूज़ कैसे निकालते थे कि भाई हमारे पास में दो पॉइंट है, ए लेट्स से ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दोनों अगर इक्वल है, मतलब इसका जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वाई पे वो अगर इक्वल आ रही है तो दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट सी लाई करेगा जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम इसका एप्लीकेशन अभी तक के सीखते आ रहे हैं, फिर भी अगर एप्लीकेशन भी नहीं आता होगा किसी को तो अपन ये थ्योरम का एप्लीकेशन क्या सीखेंगे, एज वेल एज अपन इस व्हाट द एक्चुअल थ्योरम इज, मतलब रोल्स थ्योरम एक्चुअली है क्या, उसका प्रूफ की एक्चुअल ये थ्योरम बनी कैसे है, और लास्ट में इसका एप्लीकेशन और उसके कुछ क्वेश्चन पेपर्स। तो आज का टारगेट अपना यही रहेगा कि रोल्स थ्योरम के ऊपर पूरी पीएचडी कर दे। तो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इल्यूमिनेटर, लेट्स स्टार्ट रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो आज रोल्स थ्योरम का हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रूफ, कि रोल्स थ्योरम का प्रूफ होता क्या है। ठीक है, ग्राफिकली भी पढ़ेंगे और थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे कि रोल्स थ्योरम ग्राफिकली क्या कहना चाहता है और थ्योरेटिकली क्या कहना चाहता है। तो रोल्स थ्योरम को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इफ हमको पूछा गया कि डिस्क्राइब दिस थ्योरम या व्हाट इज द रोल्स थ्योरम, तो ये रोल्स थ्योरम होती क्या है। तो रोल्स थ्योरम के कुछ कंडीशंस होते हैं, रोल्स थ्योरम के क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, और उसके बाद में हमें उसका वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर वो सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो, रोल्स थ्योरम के तीन कंडीशंस होते हैं, अगर वो तीनों कंडीशन कोई भी एक्सप्रेशन में या फिर अपने कोई भी अपने एक्सप्रेशन में अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट निकलता है जो हमको काम आता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के उसका जो रिजल्ट निकालना है उसी को रोल्स थ्योरम बोलते हैं। तो क्या कंडीशंस होते हैं रोल्स थ्योरम के और क्या उसका रिजल्ट निकलता है वो हम अभी चालू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स थ्योरम बोलता है कि हमारा कोई भी फंक्शन होता है, इफ हमारा कोई भी फंक्शन है, लेट्स से हमारा कोई फंक्शन है, उसकी कंडीशंस क्या है पहले हम वो देखते हैं कि इफ वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रोल्स थ्योरम बोलता है इफ we have function f of x, अगर हमारे पास में क्या हुआ, फंक्शन f of x हुआ which is defined in interval a comma b। तो किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि भाई व्हाट इज द इंटरवल a comma b, क्या कहना चाह रहा है, तो देखो डिफाइन का मतलब क्या होता है, फंक्शन डिफाइन होना, यानी कि अगर अपने को देखना है कि फंक्शन डिफाइन होना क्या होता है तो अपन पहले देखते हैं कि फंक्शन नॉट डिफाइन होना क्या होता है। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक फंक्शन है f ऑफ x दैट इज tan x, मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x tan x। ठीक है, मैंने f ऑफ x को एक फंक्शन tan x अज्यूम किया है, मैं बोल रही हूँ 0 से लेके यहाँ पे आएगा हमारा π/2 और ये आएगा पाई। हमको पता है tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी, तो ऐसा कुछ तो भी ग्राफ जाता है ना। तो ये फंक्शन 0 से लेके पाई तक के नॉट डिफाइन, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 से लेके पाई तक के हमारा tan x डिफाइन फंक्शन है, बिकॉज उसके बीच में एक ऐसी वैल्यू आ रही है जहाँ पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो ये हमारा फंक्शन इस कैटेगरी में, इस इंटरवल में नहीं आएगा। मतलब कि अगर पहले यहाँ पे a के जगह पे 0 पुट कर दिया और पाई पुट कर दिया तो ये फंक्शन हमारा इस कैटेगरी में नहीं आएगा, डिफाइन वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ रहा है, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। तो अब ये मैंने बोला कि क्यों नहीं आएगा, पहले तो वो देखते हैं और कौन से फंक्शन आते हैं ये देखते हैं। देखो हमारा जो भी फंक्शन है ना, वो जो भी हमारा इंटरवल है a से लेके b, वहाँ तक के कुछ प्रॉपरली वैल्यू देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है 1 समझो, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है हाफ, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू, ऐसे इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, बीच में भी कभी इन्फिनिटी अगर किसी टर्म में वैल्यू आ रही है तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो हमको क्या कहना है कि जो फंक्शन हमारा डिफाइन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए,
तो अगर हम tan x को डिफाइन फंक्शन के कंसिडर में लेना चाहते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके π/4 बोल सकते हैं, बिकॉज 0 से लेके π/4 तक के फंक्शन इसका डिफाइन होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। 0 से लेके π/4 तक के डिफाइन होता है, पर 0 को इंक्लूडिंग है तो यहाँ पे 0 पे नहीं होता है, तो अगर 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा तो शायद अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि हमारा फंक्शन जो भी a से लेके b तक के आएगा जिस इंटरवल में, वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपरली वैल्यू आनी चाहिए। हम कोई भी फंक्शन ऐसे ही नहीं ले सकते हैं कि भाई ले लेते हैं, रोल्स थ्योरम लगा देंगे, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिफाइंड फंक्शन इन दैट इंटरवल, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये तो पहली कंडीशन ये कुछ तो भी बोल रहे हैं कि डिफाइन होना चाहिए। अब ये तो हो गया, अब अपन उसकी कंडीशन प्रॉपर अच्छी वाली कंडीशंस को जानते हैं कि भाई इफ वी हैव अ फंक्शन f of x which is defined in the interval a closed interval a to b such that condition number 1, पहली कंडीशन क्या है कि हमारा f of x should be continuous, yes, continuous होना चाहिए। what is the meaning of this line? f of x should be continuous, ग्राफिकली ये क्या कहती है लाइन? हाँ चलो अपन रट्टा तो मार सकते हैं कि पहली कंडीशन है f of x should be continuous, but what is the meaning? I need the concept, ये क्या कहना चाह रहा है? f of x should be continuous यानी कि क्या? मैं को यहाँ पे मैं दो एक एग्जांपल देती हूँ। ये दो ग्राफ है हमारे, ये a है, ये b है, ये भी a है, ये भी b है। यहाँ से लेके a से लेके b का ग्राफ ऐसा जा रहा है और यहाँ पे a से लेके b का ग्राफ ऐसा जा रहा है। अब मुझे बताओ इसमें से कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है? एनीवन टेल मी द कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि जो कंटिन्यूअस हो रहा है भाई, a से लेके b तक के, कहीं पे भी टूट रहा है क्या? टूट रहा है क्या कहीं से भी a से लेके b तक के? नहीं टूट रहा है, ये a से लेके b तक के कंटिन्यू चल रहा है, तो दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ये a से लेके b तक के बीच में टूट रहा है, यहाँ पे गैप दिख रही है हमको, ये मैंने गलती से नहीं करी, एक्चुअल में बनाया कि यहाँ पे गैप है, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ रहा है? इफ आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव नहीं समझ में आता है तो बताइए, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ये भी क्लासिफाई करना सिखाऊंगी कि व्हाट इज वेरिएबल फंक्शन, व्हाट इज नॉन वेरिएबल फंक्शन, व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, व्हाट इज नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो एक सेकेंड, अपना वीडियो कैसे जल्दी होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है ना अपने को जल्दी। तो मैंने बोला कि ये ऐसा फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया कि जो a से लेके b तक के क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा वाला नहीं चलेगा। tan x π/2 वाला नहीं चलेगा, क्यों होता है, नॉन कंटिन्यूअस हो जाता है। और भी कौन से अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर वाले ग्राफ नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, वो भी टूट जाते हैं, सबको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ग्राफ ही नहीं पता है कोई फंक्शंस के, तो प्लीज ग्राफ जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको मैथ्स को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तो यू हैव टू नो ऑल द ग्राफ्स, और पता रखना नहीं, निकाल के आना चाहिए। कोई भी फंक्शन देख रहा है, tan x, sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शंस देख रहा है, कोई भी फंक्शन देख रहे हैं, वी हैव कि हम ग्राफ निकाल सकते हैं, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए अगर यू आर द मैथ स्टूडेंट। सो कंटिन्यूअस फंक्शन तो निकालना हो गया है कि भाई हाँ कंटिन्यूअस क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया है। लेट्स स्टार्ट कि नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन लिख रही हूँ। नेक्स्ट कंडीशन बोलती है कि हमारा f of x शुड बी डेरिवेटिव, f of x शुड बी, या फिर f of x इज डेरिवेबल, अब डेरिवेबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डेरिवेबल? क्या है भाई ये, क्या होता है डेरिवेबल, पता है क्या आपको? तो डेरिवेबल अगर आपको नहीं पता है, किसी को अगर नहीं पता है, मतलब आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो अपन अभी इसका थोड़ा बहुत जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो पढ़ लेते हैं। डेरिवेटिव, इसको अपन बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, डेरिवेटिव, वेरिएबल, डिफरेंशिएशन, बहुत से नाम आते हैं उसके। तो अपन इसको यही देखते हैं कि डेरिवेबल अपन फंक्शन बोल सकते हैं कि ये डेरिवेबल होना चाहिए। तो डेरिवेबल होना चाहिए, तो डेरिवेबल का मीनिंग क्या होता है ये अपन फंक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं पहले बताती
हूँ, दो फंक्शन देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरा ए से लेके बी तक के एक फंक्शन है, ये ए से लेके बी तक के दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो अभी डेरिवेटिव कौन से फंक्शन होते हैं, डेरिवेबल कौन से फंक्शन होते हैं, डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल कौन से फंक्शन होते हैं, ये हम अभी देखते हैं। तो डेरिवेबल फंक्शंस के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि डेरिवेबल फंक्शंस होते क्या है। पहली बात, फंक्शंस पता है ना क्या होता है। तो फंक्शंस हमारे बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर ग्राफिकली अगर डेरिवेबल फंक्शंस के बारे में देखें तो देखो, पहली बात तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव को हम बोलते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं अगर ग्राफिकली तो उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द फंक्शन, स्लोप ऑफ द फंक्शन, या वी कैन से टेंजेंट, टेंजेंट बोला जाता है। तो ये जो हमारा फंक्शन रहता है समथिंग समथिंग समथिंग, मैं बोल रही हूँ ये पॉइंट P है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ P, ठीक है। ये पॉइंट C है, मैं बोलूँगी एफ ऑफ C। इस पॉइंट में क्या ये फंक्शन डेरिवेटिव है, डेरिवेबल है। तो देखो टेंजेंट निकल रहा है, यस, तो इट इज डेरिवेबल। यहाँ से निकल रहा है, यस, इट इज डेरिवेबल। यहाँ से निकल रहा है, यस, इट इज डेरिवेबल। यहाँ से निकल रहा है, यस, इट इज डेरिवेबल। तो ये तो हो गए भाई, तो हम तो सोचेंगे कि ऐसा अगर ऐसा निकालना है तो हम तो कहीं से भी निकाल लेंगे और वो फंक्शन डेरिवेबल बन जाएगा। तो नहीं, देखो नॉन डेरिवेबल फंक्शंस भी होता है जिसके हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। देखो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं, दिस इज द फंक्शन, इसका हम निकाल सकते हैं टेंजेंट, नहीं निकाल सकते, दिस इज नॉट ए टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि उस पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होनी चाहिए। यहाँ से हम बहुत सी लाइन पास कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट ए नॉन डेरिवेबल फंक्शन, दिस इज नॉट नॉन डेरिवेबल फंक्शन। तो ये ऐसा फंक्शन हमारे रोल्स थ्योरम में एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे टाइप के फंक्शंस आते हैं जो हमारे नॉन डेरिवेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला फंक्शंस ले लेते हैं अपन, देखो log x का फंक्शन लेते हैं, ये ऐसा कुछ तो भी ऐसा एक फंक्शन रहता है। इसको हम यहाँ से तो बोल सकते हैं कि ये डेरिवेबल है, बट यहाँ पे कुछ तो भी अपन बोल सकते हैं कि ये डेरिवेबल है क्या, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो इधर सीधी लाइन बन जाएंगी, बिकॉज जो लाइन ऐसी, देखो एक और चीज़ देखना, एक और एकदम फास्ट में मैं बताती हूँ। ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हरदम जीरो आता है। व्हाई, एनीवन नो कि कांस्टेंट लाइन का डेरिवेटिव हरदम जीरो क्यों आता है, कांस्टेंट लाइन का डेरिवेटिव हरदम जीरो क्यों आता है, बिकॉज देखो डेरिवेटिव इज dy बाय dx, डेरिवेटिव dy बाय dx होता है, ये तो पता है कैसे होता है, अपन बताए थे भाई बचपन में, कभी तो भी सीखे थे कि भाई ऐसा तो भी ग्राफ रहता है, फिर हम यहाँ से एक छोटा सा dy लेते हैं, यहाँ से dx लेते हैं, यहाँ से लाइन खींचते हैं, फिर ये वाले इसको एरिया निकालते हैं, और फिर ये हमारा dy बाय dx होता है, एंड दिस इज नथिंग बट द स्लोप। ऐसा कुछ तो भी सीखा था ना हमने, एरिया अंडर दिस। तो ये तो था dy बाय dx, ये तो था, आई नो, बट ये जो लाइन है इसका कोई एरिया नहीं निकलता है, इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ तो मिलेगा नहीं पर्टिकुलरली। तो ये लाइन का हरदम dy बाय dx जीरो रहता है। देन हम बोलेंगे भाई इस लाइन का क्या होगा, इस लाइन का क्या होगा, लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, द डेरिवेटिव dy बाय dx इज नॉट एक्सिस्ट, या नॉट एक्सिस्ट। So this function, the straight, the line parallel to the y-axis is non-derivable function. समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा कि डेरिवेबल फंक्शन और नॉन डेरिवेबल फंक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा डेरिवेबल फंक्शन कैसा होना चाहिए भाई, अच्छा खासा कर्वी होना चाहिए, जिसका हम हर जगह से क्या निकाल सके, dy बाय dx निकाल सके, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कि हमारा जो भी फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अभी हम फिर से एक और बार लिख लेते हैं फटाक से कि हम फिर से पूरी की पूरी लाइन लिखते हैं। इफ अ फंक्शन f of x, if a function f of x is defined in the interval a and b, ठीक है, such that condition number 1, such that first condition, the f of x is what is continuous in the interval, close interval a comma b, मतलब a से लेके b तक के क्लोज होना है, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड, द फंक्शन f of x should be what, should be
डेरिवेबल व्हाट डेरिवेबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल एक कमा भी। अब ओपन और क्लोज में फ़र्क क्या है? ओपन और क्लोज में ये फ़र्क है कि भाई ऐसा अगर हम फंक्शन ले रहे हैं तो अभी मैंने बताया कोनारा का हम डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओपन बोल रहे हैं, मतलब हमको इस कोने का डेरिवेटिव निकालना भी नहीं है, हमको सिर्फ इतने से इतने का डेरिवेटिव निकालना है, ये कोने का नहीं निकालना है भाई डेरिवेटिव। तो इसलिए बोलते हैं कि ओपन इंटरवल ए से लेके बी, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन बड़ी इजी और अच्छी खासी है। दैट थर्ड कंडीशन से दैट f of a should equals to f of b। What does this mean? ग्राफिकली देखा जाए, मैंने अभी बोला ग्राफिकली मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारा a है, यहाँ पे हमारा b है, यहाँ पे हमारा a है, यहाँ पे हमारा b है, तो ऐसा कुछ तो भी हमने ग्राफ निकाला, तो ये वाला जो हमारा रहता है वो f of a हो जाता है, ये वाला जो हमारा रहता है वो f of b हो जाता है, तो ये इक्वल होना चाहिए। इसमें ये इक्वल दिखाई दे रहा है। मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, a से लेके b मैंने लिखा ऐसा, यहाँ पे भी ये इक्वल है, देखो f of a f of b इसी लाइन में, तो दिस इज द एग्जांपल आल्सो एग्जांपल ऑफ f of a इक्वल्स टू f of b। एक और एग्जांपल ले सकती हूँ, बताओ क्या ये वही फंक्शन में आएगा? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला ग्राफ? लास्ट वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये मैं यहाँ से लाइन, मतलब ये ग्राफ नहीं है, ये लाइन खींच रही हूँ कि भाई ये a है, ये b है और ये f of a है, ये f of b। क्या ये वाले कंडीशंस में आएगा? ये तीनों से सेटिस्फाई करेगा कि f of x कंटीन्यूअस है a से लेके b तक है? हाँ है। f of x शुड बी डेरिवेटिव है, यस, हम इसका डेरिवेटिव पूरे फंक्शन में निकाल सकते हैं। a इज इक्वल्स टू b है, f of a इज इक्वल्स टू f of b है, यस, f of a इज इक्वल्स टू f of b है। तीनों कंडीशन हर ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या मैं को ये बोल सकती हूँ कि तीनों कंडीशन क्या, तीनों ग्राफ क्या कर रहे हैं? रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम की थ्योरम फॉलो कर रहा है। मेरे को एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, ये वाला, दिस फंक्शन इज यहाँ पे a, यहाँ पे b, दिस इज f of a f of b। 5 मिनट लो और सोचो कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा होगा तो भी बताओ, नहीं कर रहा होगा तो भी बताओ, जब तक मैं मिटा देती हूँ। मन में सोचो, बता तो नहीं सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर में, बट मन में एक बार का कंफर्म करके रखो कि क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो पहला फंक्शन तो सही है कि भाई डिफाइन तो है यहाँ से यहाँ तक के, दूसरा भी सही है, कंटिन्यूअस भी दिख रहा है हमको, डेरिवेबल नहीं। मैंने अभी बताया था कि पॉइंट वाले इसका हम डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते क्योंकि डेरिवेटिव इज नथिंग बट द टेंजेंट, टेंजेंट नथिंग बट द स्लोप, मतलब स्लोप नथिंग बट द टेंजेंट, बट टेंजेंट इट कैन बी मेनी टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये पॉइंट में ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, और हमको क्या बोला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारे फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारा फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम फॉलो नहीं करेगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ गया है कि तीनों कंडीशंस क्या है रोल्स थ्योरम की। तो फिर से अभी अपन मिलके बोलेंगे कि भाई हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए ए से लेके। अब एक ग्राफ ही निकाल लेते हैं, ग्राफ से अच्छे से समझता है, मेरे को ग्राफ बड़े पसंद आते हैं। तो ये ए है, ये भी अच्छा वाला ग्राफ बना, इतना अच्छा बनाता है ना, ऐसा अच्छा नॉर्मल वाला, यहाँ पे एफ ऑफ ए और इसी पे एफ ऑफ बी भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसी लाइन में आ रहा है। तो भाई हमारा फंक्शन इज डिफाइन इन द इंटरवल ए से लेके बी तक के डिफाइन होना चाहिए, यस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यस, डेरिवेबल होना चाहिए, यस, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। दिस इज ऑल द कंडीशन इफ सेटिस्फाई। अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलेंगे कि अब हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होता है, चलो देखते हैं। रिजल्ट होता है कि इफ ऑल द कंडीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, देन रिजल्ट बोलता है कि देयर इज एटलीस्ट, अब एटलीस्ट क्यों आया अभी बताती हूँ, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, या फिर सी ऐसे जरूरी नहीं है सी भी क्यों लिया है, जरूरी नहीं है यार, सी भी है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। और तुम बोलोगे कि नहीं मैम 1 से लेके 2 के बीच में भी सी रहेगा, नहीं ना, हाफ भी ले सकता है, हाफ इज आल्सो सी। एक एग्जांपल देके सी मतलब, तो जो सी हमारा कहाँ पे होना चाहिए, ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए। मतलब हमने जो भी इंटरवल पहले क्या किया था, जो भी इंटरवल को पहले डिफाइन किया था, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उसी इंटरवल के बीच में क्या आता है हमारा पॉइंट सी। मतलब हमने ग्राफ में क्या बोला था, ए बी, यहाँ से यहाँ तक के हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। तो हमारा पॉइंट सी का होगा यहाँ पे नहीं बा, हमारे बोला है कि ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए, तो वो एक तो यहाँ पे हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है बीच में, मतलब बीच में ही होगा एकदम। हम
वो करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे ए से लेके बी के बीच, कहीं पे भी हो सकता है, ए से लेके बी के बीच में कहीं पे भी हमारा पॉइंट सी हो सकता है, जहाँ पे क्या होगा, देयर एटलीस्ट वन पॉइंट, इसको अच्छे से लिखते हैं, एक्चुअली समझाने के चक्कर में मैंने लिखा नहीं अच्छे से, देयर एग्जिस्ट at least one point C which is belongs to A comma B where such यहाँ पर such that f dash C is equals to 0. This is our result. तो हम रिजल्ट के ऊपर, अभी हमको कंडीशन अच्छे से समझ गई है, तो हम अभी रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे कि रिजल्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। तो इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं। दिस इज अवर ग्राफ, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, बोला क्या है कि ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट लो, ऐसा होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि लो, ऐसा होता है कि अगर हमारा ग्राफ ऐसा रहा, जो हमारा ग्राफ अगर ऐसा रहा कि भाई वो ए से लेके बी तक के क्या है, ये भी देखो, ये भी रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल है अगर ये ए से लेके बी है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिकॉज ए से ए इज इक्वल्स टू बी है, कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है। तो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन रहता है तो इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओनली वन, दो भी हो सकता है, दो भी ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। देखो मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। हाँ, तो डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मैंने अभी बताया कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हम, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर क्या कैसे निकालते हैं, स्लोप से। ठीक है, तो मेरे को बताओ, और अभी मैंने बताया था कि कोई भी लाइन सीधी रहती है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। तो मेरे को बताओ अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे अगर हम छोटा सा जूम करें, इस लाइन को थोड़ा जूम करें, तो ये ऐसे सीधी दिखाई देंगी ना, यहाँ पे ऐसी ऐसी दिखाई देंगी, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हम पकड़ते हैं P, तो इसका एफ ऑफ पी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या एफ ऑफ पी 0 आएगा कि एफ डैश पी 0 आएगा? एफ ऑफ पी की कोई वैल्यू आ सकती है, देखो एफ ऑफ पी ये आएगा, एफ ऑफ पी। बट अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव यानी कि इसका स्लोप निकालेंगे, तो एफ डैश पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं देखो, यहाँ पे भी एक कोई पॉइंट अगर समझो सी होगा, तो इसका भी अगर मैं निकालूंगी तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ सी आएगी, बट इसका डेरिवेटिव निकालूंगी मतलब इसका स्लोप निकालूंगी, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, एफ डैश सी 0 हो जाएगा। ये वाले इसमें भी मेरा एफ डैश, समझो ये पॉइंट के है, तो एफ डैश के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ के नहीं 0 होगा, एफ डैश के स्लोप निकालने के बाद उसका एफ डैश के 0 होगा। तो मतलब जरूरी है क्या कोई एक ही पॉइंट लाई करेगा, नहीं, एटलीस्ट एक पॉइंट लाई करेगा। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दी जिसमें भाई 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये देखो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल आना चाहिए। हाँ, इसमें तो अगर एटलीस्ट वन का एग्जांपल लेना है, तो एटलीस्ट वन का एग्जांपल लेना है तो कैसा होगा, अगर जिसमें एक ही पॉइंट लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा ग्राफ ऐसा है, दिस इज माय ग्राफ, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, मैंने बोला ऐसा ग्राफ है, ऐसा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लाइनिंग, दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी, इक्वल है एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, बट यहाँ पे एक ही ऐसा पॉइंट लाई कर रहा है जिसका क्या हो रहा है, एफ डैश सी 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये एफ डैश सी 0 हो रहा है। एफ ऑफ सी क्या है, 0 नहीं है, एफ ऑफ सी की एक वैल्यू है यहाँ पे, जैसे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है। एफ डैश ए 0 होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज हमको बताना नहीं है ना, हमने क्या बोले थे, डेरिवेटिव में हमने ऐसा बोले थे क्या, क्लोज ब्रैकेट ए और बी नहीं बोले थे हमने, याद करो 3 कंडीशन में डेरिवेबल इन द ओपन ब्रैकेट ए और बी बोले थे। तो जरूरी नहीं है हमको ए और बी का निकालना है, हमको कोई ऐसा सी पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी एक सी पॉइंट होगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो दिस इज द रिजल्ट। तो एक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो होगा ही। अब तुम बोलोगे एक भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखो तुम कैसा भी ग्राफ निकालो यार, एक ना एक तो होगा। अगर तुमको दोनों को इक्वल लाना है तो एक ना एक बार तो ये क्या कॉन्केविटी चेंज करेगा ये अपनी, दिख रहा है, एक ना एक बार तो इसका स्लोप होगा ही होगा। हाँ, अगर तुम सीधा ले लेते हो, फॉर एग्जांपल तुम सीधा ले लेते हो, अब तुम बोल रहे हाँ यार करना कि ये यहाँ पे ना, तो ये तो ए और बी है, यहाँ पे तो सारे पॉइंट में ये 0 हो रहा है। हाँ हो रहा है, इसने बोला नहीं, मैंने तुमको बोला एक बार 0 होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला ना कि हर बार 0 नहीं हो सकता, हर बार भी 0 हो सकता है भाई, हर बार भी 0 हो सकता है, हर बार 0 हो सकता है, 4 बार 0 हो सकता है, एक बार 0, कहीं पे भी इसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है, पर 0 होगा ही अगर तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। तो इसका रिजल्ट भी क्लियर है कि रोल्स थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है,
कि कंडीशंस पता है मेरे को, 3 कंडीशन है, डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, उसके बाद में हमारा वेरिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट निकलता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब ए और बी के बीच में सी हमारा लाई करता है सच दैट हमारा एफ डैश सी 0 होता है। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम। नाउ हम अभी थ्योरम का फटाक से प्रूफ देख लेते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करना है ना, तो अपने को अगर मार्क्स चाहिए, एग्जाम में मार्क्स चाहिए भाई, हमको तो एग्जाम में मार्क्स चाहिए, इसलिए तो हम प्रूफ करते हैं, तो हम तो क्वेश्चन यूज करते हैं। तो प्रूफ करने के ना फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ना गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में अपने को पता है कि भाई गिवन लिखने के बाद ये पता चलता है कि जितना अपने पास गिवन है उसमें काम नहीं होने वाला, मतलब जितना अपने पास खाना है उसमें पेट नहीं भरने वाला है, तो हमें कुछ और का एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो जब अपन गिवन लिख लेते हैं, जो भी हमको प्रूफ करना है उसका हम जब गिवन लिख लेते हैं पूरा का पूरा, तो हमको समझ जाता है कि इतने गिवन में हमारा प्रूफ नहीं होने वाला है, वी हैव टू ऐड, हमको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमको फिर अज्यूम कर लेना पड़ता है। हम कौन है? मैथ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज से डोंट वरी, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हमारे गिवन वाले इसमें हमको पता चल रहा है कि हम इतनी चीज़ों में हमारा प्रूफ नहीं कर सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे एंड देन हमारी प्रूविंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले इस वाली थ्योरम को भी हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो हमारे पास में गिवन क्या था? हमने गिवन में सबसे पहले बोला था कि हमारे पास में एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, बोला था कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो क्या है? एफ ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन which is what? Which is defined, ठीक है? फिर वही लिखो कि which is defined, continuous, ऐसे सब कुछ बोल सकते हैं, जो भी अपने पहले नहीं लिखा था कि भाई हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, कंटिन्यूअस होता है, डेरिवेबल होता है, ये लिख लिए, ये इतना लिख लेगा कि भाई हमारे पास ऐसा गिवन है कि हमारा फंक्शन डिफाइंड, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, ऐसा कुछ भी हमारा गिवन स्टेटमेंट में दे दो। अब आगे बढ़ते हैं हम। गिवन को तुम अपने हिसाब से वही जो अपने थ्योरम में देखे था वैसा लिख सकते हो कि ऐसा ऐसा है भाई कंडीशन। अब प्रूफ करना है अपने को, तो प्रूफ में अपने को पता है इतनी चीज़ों से प्रूफ नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? प्रूफ के लिए क्या करेंगे? हम असम्पशन लेंगे कि हमारा कोई भी एफ ऑफ फंक्शन है जो ए से लेके बी तक के है, और हमने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है? कि इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, इसके इस ग्राफ में एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हमने एम बोला है। क्या बोला है? एम बोला है। उसके बाद में हमने ये भी अज्यूम किया है कि उसके पास एक मिनिमम वैल्यू है जिसको हम क्या बोले हैं? स्मॉल एम। से क्यों लिख रहे हैं? अजम्पशन है इसलिए से लिख रहे हैं वहाँ पे कि भाई हमने अज्यूम किया है, जो किस इंटरवल में है? ए से लेके बी के इंटरवल, मतलब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू एम आ रही है और एक मिनिमम वैल्यू एम आ रही है। अभी हो सकता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होंगी या फिर ऐसी कुछ दोनों में से एक मिनिमम वैल्यू होंगी। तो ये हमने क्या करा? अज्यूम किया। अब लेट अस सपोज दैट, अब हमने सपोज भी कर लिया कि एफ ऑफ सी एम है, मतलब इसके बीच में एक तो सी पॉइंट और डी पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है? हमने अज्यूम क्या देखो पहले प्रूफ करते टाइम पे बहुत सारे जगहों को अज्यूम करना पड़ता है तभी प्रूफ होता है। तो हमने गिवन लिख दिया, उसके बाद में हमने अज्यूम क्या किया? हमने अज्यूम किया कि हमारी जो है फंक्शन, यहाँ पे मैं ग्राफ लिख लेती हूँ, यहाँ पे हमारा ग्राफ है ए से लेके बी, जो ऐसा कुछ तो भी हो सकता है या कैसा भी हो सकता है, मैंने बोला सिर्फ इतनी कंडीशन होनी चाहिए, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, सी है, डी है, और मैंने अज्यूम किया कि एफ ऑफ सी में क्या हो रहा है? हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है ना, मुझको भी मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारी सी में मैक्सिमम आ रही है और एफ ऑफ डी में हमारी क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है, स्मॉल एम कर लेते हैं। तो ये हमारा अजम्पशन हो गया कि भाई एफ ऑफ सी में हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और एफ ऑफ डी में हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ से हमको आइडिया मिल गया है कि हमें करना क्या है। मैंने क्या किया? एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन किया, एक मिनिमम वैल्यू डिफाइन किया, और ये बोला कि एफ ऑफ सी में एम आ रहा है, एफ ऑफ डी में ये आ रहा है, मतलब एफ ऑफ सी में क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? ये मैक्सिमम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये मिनिमम आ रहा है। ये मेरा क्या है? अजम्पशन है। दिस इज माई अजम्पशन। अब मैं प्रूफ करना चालू कर रही हूँ, अभी मेरा एक्चुअल प्रूफ चालू हो रहा है। तो ये अजम्पशन करने के बाद में मेरा एक्चुअल प्रूफ चालू होगा, जिसमें मैंने बोला, क्या बोला कि केस नंबर वन
केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 क्या बोला मैंने, दिस इज माय केस नंबर 1, जहाँ पे मेरा मिनिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हो जाए, एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम, क्या हो जाए, एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम हो जाए। तो अगर हमारा एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम होता है तो कैसा केस बनेगा, मेरे को बताओ। अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा ऐसा रहेगा तो एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एम और एम इक्वल चाहिए भाई। मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला भी ये और छोटा वाला भी, कुछ गड़बड़ लग रही है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ। मेरे को बताओ ये ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम क्या है, एक ही है। यहाँ यही वैल्यू मिनिमम है, यही वैल्यू मैक्सिमम है। ऊपर कोई वैल्यू है क्या, नीचे कोई वैल्यू है क्या? इसी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम भी बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे मिनिमम भी बोलेंगे। ये यहाँ पे ही टच हो रही है, एक ही पॉइंट में टच हो रही है, एक ही पॉइंट में टच हो रही है, तो यही इसकी मिनिमम है, यही इसकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारा सी भी और डी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैन, तो वैन ये पर लिखते हैं हम, वैन एम इज इक्वल्स टू, हमारा एम इज इक्वल्स टू एम हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब ये क्या हो गया भाई, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। मेरे को बताओ, एम भी वही है, एम भी वही है, ए भी यहाँ पे आएगा, बी भी यहाँ पे अगर बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी, जो भी आ गया, सबकी वैल्यू यहीं आ रही है, यहीं पे आ रही है सबकी वैल्यू। मतलब एफ ऑफ ए भी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एम सब क्या है, इक्वली आ रहा है, सबकी वैल्यू ये आ रही है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाएगा। अब ये हो गया, तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ यही फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं इसको हम। एफ ऑफ एक्स इज नाउ इज एन कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा हमारा। तो एफ ऑफ एक्स हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया किसके इंटरवल में, ए से लेके बी के इंटरवल में। तो एफ डैश एक्स, मैंने बताया था कि पूरा अगर कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसका एफ डैश एक्स फॉर ऑल द वैल्यू इज 0, फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए इसका 0 आ जाता है, बताया था ना। तो मेरे को बताओ, अब हर वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, तो सी के लिए भी कितना आ जाएगा, एफ डैश सी के लिए भी 0 आ जाएगा। प्रूव हो रहा है दोस्तों, क्या बोली मैंने बोला कि हमने गिवन क्या लिया था, रोल्स थ्योरम में। रोल्स थ्योरम में जो गिवन था कंटिन्यूअस है, तो वो हमने गिवन लिया था, उसका रिजल्ट क्या आया कि एफ डैश सी 0 आ रहा है, रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट इसमें भी आया, हेंस प्रूफ हो रहा है कुछ। तो गिवन मैंने रोल्स थ्योरम वाला लिया था, मैंने बोला कि एम और एम इक्वल है, वैन एम इज इक्वल टू एम अगर इक्वल हो जाता है तो हमारा एफ ऑफ ए भी उतना जाएगा, एफ ऑफ बी भी उतना जाएगा, एफ ऑफ सी भी उतना जाएगा, एफ ऑफ डी भी उतना आएगा, एम भी उतना, हर चीज़ इसी यही वैल्यू की आएगी। लेट्स से इसकी वैल्यू 5 ले लिया हमने, तो एफ ऑफ ए भी 5 आएगा, एफ ऑफ बी भी 5 आएगा, एफ ऑफ सी भी मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा ए से लेके बी के बीच में। अब कांस्टेंट ग्राम का डेरिवेटिव हरदम क्या हो जाता है, 0 होता है फॉर ऑल एक्स। अभी हर एक्स पे 0 आ रहा है तो सी पे भी 0 आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स 0 आ गया सी पे। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि भाई एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश सी, मतलब कोई भी ऐसा सी पॉइंट है जो 0 हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं बोला कोई एक, हर पॉइंट 0 आ रहा है, बट कोई एक भी तो 0 आ रहा है, तो अपना रोल्स थ्योरम सही हो रहा है ना। तो अब तो ये कोई एक वाला केस हो गया। अगर मैं केस लेती हूँ कि एम इज नॉट इक्वल्स टू एम, तब भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल प्रूफ अभी फिर से चालू होगा दूसरे केस वाला। तो चलो अब दूसरा केस चालू करते हैं। अब ये केस आता है जब एम हमारा नॉट इक्वल्स टू एम आता है। तो इसमें मैंने सपोज कर लिया कि एफ ऑफ सी हमारा मैक्सिमम है और एफ ऑफ डी हमारा मिनिमम है, ठीक है। तो मैंने एफ ऑफ सी मैक्सिमम दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट सी लाया करता है और ये हमारा एफ ऑफ सी है जो हमारा मैक्सिमम, और कई एक और पॉइंट है एफ ऑफ डी। तो मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो हमारे ए और बी के इक्वल नहीं है। पहले वाले केस में हो गया, क्या हो गया था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। मैंने बोला एक पॉइंट हमारा मैक्सिमम है क्योंकि हमारा एम इज इक्वल्स टू एम नहीं है। तो मैंने बोला कि लेट्स सपोज एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एम एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू मिनिमम दैट इज स्मॉल एम, एंड it is different, they are different, equal नहीं, they are different from f of a and f of b। मतलब f of a और f of b तो सेम होता है, ये तो पता है रोल्स थ्योरम। तो f of a is equals to f of b is not equals to f of c, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है कि ये अब इस बार इक्वल नहीं है। अब मेरे को बताओ ये अगर इस बार इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल ही नहीं हो रहा तो सी भी कभी ए के इक्वल नहीं होगा और सी भी कभी बी के इक्वल नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा भाई, एक दोनों की वैल्यू एक नहीं आ रही थी, दोनों इक्वल कैसे होंगे। तो सी तो कभी नहीं होगा। और हमने डी का इतना कुछ वो नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया है कि डी हो सकता है। हमने सिर्फ सी को पकड़ा है कि भाई सी अभी इसके इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो सी और ए भी इक्वल नहीं आएगा, सी और बी भी इक्वल नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ए और सी अगर इक्वल आ गया तो इसकी वैल्यू भी इक्वल आ जाएगी, ए और सी और बी अगर इक्वल आ गया तो उसकी वैल्यू भी इक्वल आ जाएगी, जो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमने बोला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है सी। तो सिंस, अब सिंस हम क्या लिखते हैं कि सिंस एफ डैश एक्स, अभी मैं पहले लिखती हूँ फिर समझाती हूँ, एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट where x belongs to a, b and c belongs to a, b। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो अब मैंने क्या लिखा है कि अब फंक्शन जो है हमारा, वी नो दैट आवर फंक्शन इज डेरिवेबल, आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आवर फंक्शन इज डेरिवेबल। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि कोई भी एक डेरिवेटिव उसका जीरो आता है, ठीक है। तो डेरिवेबल फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेंगे, मैं अभी जीरो की बात नहीं कर रही, जीरो को बाजू में रख, पर एग्जिस्ट तो करेंगे ना कुछ तो आएंगे, कि फंक्शन अगर डेरिवेटिव है तो डेरिवेबल तो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सेंटेंस बोलता है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, इसका एफ डैश एक्स हर एक पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव हर एक पॉइंट में निकलेगा, मैंने पहले ही बताया था कि डेरिवेटिव निकलेगा, फंक्शन पूरा डेरिवेबल है तो हर एक पॉइंट में डेरिवेटिव निकलेगा। तो बोल रहा है कि हाँ भाई एफ डैश एक्स हर एक पॉइंट में निकलेगा, क्योंकि और x हमारा a से लेके b में, तो एक c पॉइंट पकड़ लेते हैं हम जो a से लेके b में है, वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, c को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमको बोलते हैं कि अगर f डैश c हमको निकालना है बाय यूजिंग द लिमिट वैल्यू, तो हम बोलते हैं c, यहाँ से हमारा इफ अगर c है, ये a है, ये b है और ये हमारा c है, तो हम इसके h पीछे जाते हैं, इसके h आगे जाते हैं, इतना h पीछे जाते हैं, मतलब h बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, छोटू सा डिस्टेंस, ठीक है, इतना x पीछे जाते हैं, इतना h आगे जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ तो भी हम ऐसा लिमिट को प्रूव करते हैं। तो हम क्या कैसे लिखते हैं कि, और समझो छोटू सा डिस्टेंस विच इज टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर, एकदम अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो ऐसा हम इसको प्रूफ करते हैं कि एफ डैश सी को हमको अगर निकालना है तो हम बोलते हैं कि लिमिट h अप्रॉक्स टू जीरो, h का अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, वहाँ एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच कहाँ पे होगा, दिस इज एफ ऑफ सी, दिस इज एच, दिस इज व्हाट, इधर एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, अब एफ ऑफ सी क्या होगा, दिस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, ऑफ कोर्स ये इतना पार्ट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, तो ये हम ऐसे लिमिट के थ्रू लिखते हैं कि भाई दिस इज एग्जिस्ट, कि h टेंड्स टू जीरो, मतलब जितना भी हम h को पास यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और यहाँ पे h, तो ये हम एग्जिस्ट करेगा अगर एफ ऑफ एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है। तो लास्ट ये हो गया कि एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि पहले ही हमने अज्यूम किया था कि एफ ऑफ सी क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू, हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो मैं क्या बोलूँगी, कौन से इंटरवल में, ए से लेके बी के इंटरवल में, तो मैंने बोला कि ये एग्जिस्ट करेगा, बट हमने पहले अज्यूम किया था कि एफ ऑफ सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब एफ ऑफ सी अगर मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे हमारा ग्राफ है, दिस इज अवर सी, दिस इज सी, एफ ऑफ सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इधर की भी वैल्यू दैट इज एफ ऑफ सी माइनस एच या एफ ऑफ सी प्लस एच, कोई भी वैल्यू लो, एफ ऑफ सी तो हरदम मैक्सिमम, तो हमारा एफ ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, एफ ऑफ सी प्लस एच, है ना, सी प्लस एच से भी मैक्सिमम होगा, और एफ ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच, हरदम क्या होगा, एफ ऑफ सी ग्रेटर होगा, क्योंकि हमने अज्यूम ही पहले किया था कि हमारा एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी क्या होगा, हमारा ऑलवेज मैक्सिमम है हमारा, तो ये एफ ऑफ सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एफ ऑफ सी प्लस एच एंड एफ ऑफ सी माइनस एच। तो अब हम इससे एक और चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा h, अब एक और चीज़ इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब हम लिमिट से निकालते हैं तो उसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट करता है। दूसरा फॉर्म भी ये लिखते हैं कि एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू अपॉन एच। तो मेरे को बताओ कि
ये हरदम हमारी क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। तो हमने बोला कि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, छोटी माइनस बड़ी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मैंने बोला कि h क्या है हमारा, h क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नहीं है मतलब लाइक h हमने बोला यहाँ पे कि h हम आगे जा रहे हैं, इतना कदम हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव h कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस अगर हम इधर साइड आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं तो हम निगेटिव लेते हैं, आगे जा रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो हमने बोला कि h प्लस मतलब इधर हमारा h क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे h आगे जा रहे हैं, h कदम आगे जा रहे हैं तो h ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली निगेटिव हो गई, ये वाली पॉजिटिव हो गई, ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, निगेटिव। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हरदम क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब दूसरा मैंने बोला हरदम एफ ऑफ सी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हरदम यहाँ पे हम कितना जा रहा है, h कदम पीछे जा रहा है, तो h यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0। तो ये निगेटिव है, सॉरी ये वाला बड़ा माइनस छोटा, तो मतलब यहाँ पे छोटा पहले है, छोटा माइनस बड़ा हो गया, तो ये हरदम निगेटिव होगा। ये तो हर पहले से मैंने बताया कि तो निगेटिव है क्योंकि हम पीछे कदम जा रहे हैं, तो ये भी निगेटिव होगा। तो दोनों निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये हरदम ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, तो इक्वेशन पहले क्या बोलेगी, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये क्या बोल रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई लेस देन भी हो ग्रेटर देन भी हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन से हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, या फिर एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं हम, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको और कैसा लिख सकते हैं कि भाई ये एफ डैश सी क्या हो जाएगा, इधर के केस में भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ये बोला लेस देन 0, तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश सी हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर, क्या हो गया, 0 के बराबर। हैंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है प्रूफ करना, बट इतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा अजीम करेंगे तो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम रोल्स थ्योरम के ऊपर, और बाकी के मैं 3-4 क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, मतलब 3-4 क्वेश्चन करने के लिए देती हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप पे रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, गिवन हमारा फंक्शन क्या है, गिवन वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। अब देखो पहली कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि हमारा जो फंक्शन होना चाहिए, इसका इंटरवल हमको देके x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारा बोलते हैं डिफाइन होना चाहिए। हमको दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हरदम कंटिन्यूअस होता है। हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन हरदम लिख लो, नोट कर लो कि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे क्या होते हैं, हरदम कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये नोट कर लो कि पॉलिनोमियल, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, तो एज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 से लेके 1 तक के, एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस, क्या होंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे। फिर दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये डेरिवेबल भी होते हैं, इट इज आल्सो डेरिवेबल फंक्शन। और अपन जैसे ये लिखेंगे कि ये डेरिवेबल होते हैं, उसके नीचे लिखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो फिर लिखेंगे कि हम इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट के बाद में डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव दिखा देंगे कि एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, तो बोलेंगे हम एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव निकालो, कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल का डायरेक्टली निकालते आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 और ये 0, दिस इज द डेरिवेटिव। अब हमने बोला कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, सॉरी 2 कंडीशन सेटिस्फाई है कि कंटिन्यूअस है, डेरिवेटिव है। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देख लेते हैं, मतलब एफ ऑफ 0
हमारा कितने के बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ 1 के। तो 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे इसमें पूरा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। अब एफ ऑफ 1 पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो दिस इज 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, है ना, करेक्ट है। 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, तो दिस इज वॉट 8 प्लस 11 15 हो जाएगा। तो मेरे को बताओ अब इसके आगे हम रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, बिकॉज एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो हम क्या बोलेंगे, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हमारे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुई। इस अब ऐसे प्रॉब्लम को हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हाट, एलएमपीटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले रोल्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एलएमपीटी थ्योरम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट रोल्स थ्योरम से नहीं, एलएमपीटी से। तो एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें हम रोल्स थ्योरम का यूज करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम रोल्स थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाक से। तो इसमें भी हम पहले की स्टेटमेंट क्या कर देंगे कि एज इट इज पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद में कंटिन्यूस हो जाएगा और डेरिवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले के स्टेटमेंट में गिवन में डाल देंगे कि हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड कंडीशन, ये एक्स हमारा कहाँ पे बिलोंग करता है, पहले ये भी देख लेते हैं, इन इंटरवल 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ 1 हमारा एफ ऑफ 4 के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो चलो पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, दैट इज 0। देन एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का 16, 5 4 सा 20 प्लस 4, देखो माइनस 20, 6 प्लस 4 20, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, है ना। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो हम क्या बोलेंगे कि अब स्टेटमेंट लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट at least one point C such that C belongs to A comma B where f dash C is equals to 0। ऐसा लिखेंगे ना, तो ऐसा लिख लेंगे हम पहले पूरा का पूरा कि भाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अच्छे से पहले लिखेंगे as all the condition of Rolle's theorem are satisfied in the above function, therefore result that is what, क्या रिजल्ट है कि then there exists at least one point C which is belongs to A and B, such that f dash C is equals to 0। तो अब C कोई भी पॉइंट है तो पहले हम f dash x का फंक्शन निकाल लेते हैं। हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये फंक्शन का, फटाक से लिखो, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, डेरिवेटिव हो जाएगा इस फंक्शन का f dash x is equals to x square minus 5x plus c, x square माइनस 5x का डेरिवेटिव निकाल लेते ना, पहले f ऑफ x लिख लिए, अब इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, x स्क्वायर का 2x माइनस 5 डेरिवेटिव हो गया। अब हम बोलेंगे कि कोई पॉइंट C है विच बिलोंग्स टू A एंड B जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो C को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो f डैश C कितना हो जाएगा हमारा, हमको पता है कि f डैश C हमारा हरदम क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अगर ऑल द रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो f डैश C हमारा 0 होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि f डैश C हमारा 0 है और f डैश C हमारा क्या होगा 2C माइनस 5, है ना। तो f डैश C 0 इज इक्वल्स टू 2C माइनस 5। तो C ऐसा कौन सा पॉइंट है, इसको देखो, इसको हिंदी में हम कैसे लिख सकते हैं रोल्स थ्योरम को, ऐसा कौन सा पॉइंट है A और B, A और B के बीच में, या बीच में मतलब प्रॉपर बीच में नहीं, बाइसेक्ट नहीं करना है भाई, बीच में जहाँ f ऑफ डैश C 0 हो, मतलब C पॉइंट को हमको फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे f डैश C हमारा 0 होता है क्योंकि रोज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो f डैश C 0, 2C माइनस 5, C की वैल्यू क्या हो गई 5/2, है ना, 5/2 हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो पॉइंट है 5/2, क्या दैट इज 2.5 या 5/2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा f डैश C क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब f डैश 5/2 अगर हम पुट करेंगे, मतलब कि अगर हम क्या करेंगे f डैश x पुट करेंगे, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। हमने क्या बोले कि f डैश x में अगर हम C f/2 पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने C पॉइंट निकाल दिया, आंसर यहीं तक के है, आंसर यहीं तक के है। बट एक और चीज़ देखो, एक मैजिक बताती हूँ या फिर एक शॉर्टकट बताती हूँ अपने आंसर को चेक करने का। ये पता चल गया इसको कैसे, हिंदी मतलब क्या, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ A और B के बीच में, जहाँ पे हमारा वो पॉइंट पे f डैश x 0, दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द रोल्स थ्योरम।
ठीक है, अब देखो हमने आंसर तो निकाल लिए, मैंने बोला आंसर क्या है 5/2 आ रहा है। अब हमको चेक करना है, हमको क्या करना है, चेक करना है। हमारा आंसर क्या आया 5/2। कब आया, एफ डैश सी था वो 0। तो देखो एफ डैश सी मतलब इसका एफ डैश फंक्शन क्या है 2x - 5। मेरे को बताओ यहाँ पे अगर मैं 5/2 पुट करूँगी तो कितना आएगा, 0 आ रहा है। हमारा आंसर इस करें, तो वही बोल रहा है ना। तो ये होता है रोल्स थ्योरम। अभी रोल्स थ्योरम के जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट